हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शुभ शुक्ला स्वागत करता हूं आपका इंडिया के फेवरेट करियर कोच एलन करियर इंस्टीट्यूट पर। स्टूडेंट्स, एलन आपके लिए लेके आए जेईई मेंस पीवाईक्यू सीरीज या मैं कहूं उड़ान सीरीज, जिसके अंदर हम लोग सॉल्व करने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं आज के सेशन की, तो हम लोग आज के सेशन में कवर करेंगे हमारा चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। हम लोग देखने वाले हैं कि भाई जेईई मेंस ने पिछले कुछ सालों में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं, क्या लेवल रहा है हमारे उन क्वेश्चंस का, और हम लोग देखेंगे कि आखिर जब ऐसे क्वेश्चन आए तो किस तरीके से उन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। स्टूडेंट, सिर्फ यही नहीं, एलन आपके लिए लेके आया एनालिसिस हर एक चैप्टर का बड़ी ही बारीकी से। अगर मैं बोलूं, एलन ने हर चैप्टर को सब टॉपिक्स में डिवाइड करा है और उस सब टॉपिक्स के अंदर हमने निकाले हैं कि भाई एक पर्टिकुलर सब टॉपिक से कितने % क्वेश्चन आए हैं और पूछे गए हैं, ताकि आपको परफेक्टली अंदाजा लग सके कि भाई वो सब टॉपिक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और हमें कितनी मेहनत करने की जरूरत है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जाते हैं हमारे सब टॉपिक्स के अंदर और देखते हैं कि जो सब टॉपिक्स हमने डिवाइड करें उन सब टॉपिक्स में कितने % क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं आता हूं सबसे पहले सब इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स ऑफ एनएलएम। अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपके सब टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं और यहां पे एक पाई चार्ट बना हुआ है जिसके अंदर हर एक सब टॉपिक का परसेंटेज लिखा हुआ है कि भाई कितने % क्वेश्चन पूछे गए हैं। और भाई कलर कॉम्बिनेशन पता है ना, तो आप मैच करके देख सकते हैं। यहां पे अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूं, जैसे कि फोर्स, इट्स टाइप्स, लॉज ऑफ मोशन एंड इक्विलिब्रियम की, उसमें से 30% क्वेश्चन आए हैं। तो आप देखेंगे कलर सेम है भाई, थोड़ा सा अपनी आंखों को भी करने दीजिएगा मेहनत और पता करते रहिएगा। अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल रिलेटेड टू ब्लॉक्स, पुली एंड इंक्लाइंड प्लेन्स, 21%। सिमिलरली न्यूमेरिकल्स रिलेट्स टू हैवी स्ट्रिंग, 5%। बात करूं स्प्रिंग फोर्स, कॉम्बिनेशन एंड कटिंग ऑफ स्प्रिंग, वो देखेंगे आप 3%। यहां पे स्यूडो फोर्स एंड लेंथ कंस्ट्रेंट की मैं बात करूं 13%। मैं बात करूं मोर न्यूमेरिकल्स ऑन लेंथ कंस्ट्रेंट, 5%। मैं बात करूं वेज कंस्ट्रेंट की तो 8%। और वहीं सबसे आखिरी जो है हमारा सब टॉपिक, यानी कि मैं कहूं मिसलिनियस प्रॉब्लम। भाई मिसलिनियस प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स, इस सब टॉपिक के अंदर हमने वो वाले क्वेश्चंस लिए हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा सब टॉपिक्स आ रहे हो, यानी कि उस क्वेश्चन में हमारे 2 सब टॉपिक्स का यूज में आ रहा हो। उन क्वेश्चंस को हम लोगों ने लिया है मिसलिनियस के अंदर। और भाई परसेंटेज देख सकते हैं आप, इसका परसेंटेज 15%। तो स्टूडेंट्स, ये तो बात कर लिया एनएलएम की, लेकिन भाई हमारी आगे वाली स्लाइड में आपने देखा था कि एनएलएम एंड फ्रिक्शन लिखा हुआ है। भाई एनएलएम की बात हुई है, फ्रिक्शन बाकी है और हम बाकी कोई चीज नहीं रखते हैं। तो आ जाते हैं हमारे फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन है हमारा, इसको हमने बांटा है बेटा 4 सब टॉपिक के अंदर। आप देख पा रहे होंगे ये मेरे 4 सब टॉपिक की डेफिनेशन, इट्स कॉजेस एंड इट्स टाइप्स, न्यूमेरिकल्स ऑन फ्रिक्शन, ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स, ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये रहे 4 सब टॉपिक। और मैं आता हूं इधर और आपको मौका देता हूं हमारा पाई चार्ट देखने का। आप पाई चार्ट देखेंगे और आपको एक 65% दिख रहा होगा। आप कह रहे होंगे सर सबसे पहले ये बताओ। अरे भाई उस पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले जान तो लें जरा पहला सब टॉपिक। पहला है हमारा डेफिनेशन, इट्स कॉजेस एंड इट्स टाइप्स, वो है 5%। मैं बोलूं न्यूमेरिकल्स ऑन फ्रिक्शन, वो है 65%। देख लो भाई नंबर 65%। देखिए अब आगे चलते, ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स 15%, और वहीं बोलो ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम 15%। ये दोनों इक्वल शेयर करते हैं बेटा। इसी के साथ में ये रहे थे सब टॉपिक के एनालिसिस। और भाई एनालिसिस हो चुका है, हमें ये तो पता चल चुका है कितने क्वेश्चंस कौन से सब टॉपिक से आते हैं, लेकिन अभी भी एक चीज का जवाब मिलना बाकी है कि सर कितना तो बता दिया, पर कैसे क्वेश्चन आते हैं इसकी चर्चा तो हमने करी ही नहीं। तो बेटा हम हैं ही आज उस चर्चा करने के लिए। तो कितने देखे, अब कैसे क्वेश्चन आते हैं हम वो देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ में हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। स्टूडेंट, हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a surface with a vertical cross section given by y is equals to x cube by 6। by vertical cross section given है हमें, क्या है y is equals to x cube by 6। याद रखिएगा इक्वेशन मैथ्स का इस्तेमाल है भाई इसके अंदर। आगे चला जाए, if the coefficient of friction is 0.5, the maximum height above the ग्राउंड एट विच द ब्लॉक कैन बी प्लेस विदाउट स्लिपिंग। भाई हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया 0.5 और हमें ये बोल दिया कि मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से ऊपर कितनी होगी कि भाई हमारी स्लिपिंग ना हो, हमारा ब्लॉक स्लिप ना करे। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। अब सबसे पहले मुझे आप कंडीशन बताएं नो स्लिपिंग के लिए। हम लोग क्या लिखते हैं बेटा नो स्लिपिंग की अगर मैं बात करूं तो हम लोग क्या लिखते हैं, tan थीटा शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू। ये हम लिखते हैं। ये कंडीशन किसकी होती है बेटा, मेरी नो स्लिपिंग की। चलिए सर बिल्कुल करेक्ट बोला है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं वही बात करूं आपसे, अगर मेरा tan थीटा
हो जाए बड़ा मेरे म्यू से, तो मैं क्या बोलूंगा कि सर इस केस में स्लिपिंग हो जाएगी, और सर स्लिपिंग हो जाएगी तो ये हमारे काम का नहीं है। हमसे क्या पूछा गया, मैक्सिमम हाइट अबाउट द ग्राउंड जहां पे स्लिपिंग ना हो, तो भाई उसके लिए हम मैक्सिमम क्या ले सकते हैं, tan थीटा को इक्वल्स टू म्यू। ये चीज हमारे पास में आ गई। अब बेटा एक चीज तो आ गई, लेकिन अभी भी हमें कुछ और चीजों की जरूरत है, और हमारी जरूरत कौन पूरी करने वाला है, हमारी जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाय 6। अगर हम देखें बेटा तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा। अगर मैं आपसे बोलूं ये मेरा क्या है बेटा y, और ये मेरा क्या है x। अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे बोलूं यहां पे हम ये ब्लॉक स्टार्ट होगा, जैसे जैसे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इस पे चलता जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आके रुक जाएगा, और ऊपर जैसे ही जाएगा इसके यहां के बाद जैसे ही ऊपर जाने वाला है, तो वहां पे क्या होगा, उस पॉइंट से ऊपर जाते ही स्लिप कर जाएगा, और वो हमें नहीं चाहिए। यानी कि ये मेरा एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर जाते ही ये स्लिप कर जाएगा, तो इसके ऊपर हमें भेजना नहीं है। तो भाई ये पॉइंट अगर मैं मार्क करूं ये रहा, तो मुझे बेसिकली ये पता करना है कि ये कितना होगा मेरा h, पता ये करना है। अच्छा स्टूडेंट्स एक काम करें, अगर मैं इसके ऊपर स्लोप देखूं तो ये एंगल मेरा थीटा होगा, ये एंगल मेरा थीटा होगा, और ये इसका स्लोप होगा इस पॉइंट का। चलिए स्टूडेंट्स ये चीज तो होगी। अच्छा मैं इस स्लोप को tan थीटा भी लिख सकता हूं, दिस इज स्लोप, और हमने निकाला है tan थीटा इक्वल्स टू क्या है मेरा म्यू। तो एक चीज तो मुझे ये पता चल गई। वही मैं बेटा आपसे बात करूं, आपकी इक्वेशन की जो गिवन है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाय 6, अगर मैं स्टूडेंट से इक्वेशन लिख देता हूं y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाय 6, और इसको मैं कर देता हूं डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा मेरा dy विल बी इक्वल्स टू 3x स्क्वायर बाय 6 dx। अगर बेटा dx को लिया है हम इधर, तो मेरा dy बाई dx बेटा निकल के आने वाला है कितना, ये गया मेरा ट्वाइस, तो ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर बाय 2। अच्छा एक बात बताओ, tan थीटा स्लोप था, ये पता है tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू हमने पता कर रखा है, मुझे इतना सा बता दो dy बाई dx भी क्या होता है, dy बाई dx इज ऑल्सो स्लोप, ये भी मेरा स्लोप है और tan थीटा भी स्लोप है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो दोनों को कर सकता हूं क्या इक्वेट, दोनों ही मेरे स्लोप है। तो इक्वेट करने में मैं क्या लिखूंगा बेटा, एक्स स्क्वायर बाय 2 विल बी इक्वल्स टू म्यू, म्यू कितना है मेरा 0.52, उधर ले जाओगे एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई x इज इक्वल्स टू 1 निकल के आ गया। चलिए सर x इज इक्वल्स टू 1 निकल के आ गया, ये निकालना था क्या, नहीं भाई ये नहीं निकालना था, ये x निकल के आया ये चीज आपके पास में, लेकिन अभी y बाकी है। तो y के लिए क्या करोगे, इक्वेशन का इस्तेमाल, y क्या था बेटा मेरा एक्स क्यूब बाय 6, x की जगह 1 डालना है, तो 1 का क्यूब बाय 6, 1 का क्यूब आजकल 1 ही होता है, और ये 1 बाय 6 हो जाएगा, तो मेरी y की वैल्यू निकल के आ जाती है 1/6 मीटर। और आप देखेंगे तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन यहां से करेक्ट होता है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ में ये होता है हमारा पहला सवाल समाप्त। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स अगर मैं आऊं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, गिवन इन द फिगर आर 2 blocks A and B of weight 20 Newton and 100 Newton respectively held at rest against vertical wall. These are being pressed against the wall by a force F as shown. If the coefficient of friction between the block is 0.1 and between block B and the wall is 0.15, the frictional force applied by the wall on block B is कितनी होगी फ्रिक्शनल फोर्स। अगर स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सर ये क्वेश्चन में समय लगेगा, ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, और वहीं मैं आपसे कहूं भाई बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं है, बड़े इजीली हो जाएगा, तो आप बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे और आपको विश्वास दिलाना मेरा काम है। तो देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करने वाले बेटा। अच्छा मैं ब्लॉक ए की बात करता हूं आपसे, तो ब्लॉक ए के ऊपर नीचे लग रहा होगा 20 न्यूटन, तो ब्लॉक ए पे नीचे 20 है, तो इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का आएगा ब्लॉक ए पे ऊपर, तो ये कितना होगा 20। अगर ब्लॉक ए पे फ्रिक्शन ऊपर तो ब्लॉक बी पे कितना नीचे, तो यहां पे 20 न्यूटन आ जाएगा ब्लॉक बी पे, और ब्लॉक बी का वेट कितना है हमारा 100 न्यूटन, तो नीचे 100 न्यूटन। और भाई हमें क्वेश्चन में गिवन है कि भाई ये रेस्ट में है, वॉल के रेस्पेक्ट में, अगर ये रेस्ट पे है तो 120 न्यूटन नीचे की तरफ, इसको बैलेंस कर रहा होगा हमारा फ्रिक्शन कुछ यहां पे, तो फ्रिक्शन कितना होगा भाई 120 न्यूटन नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है बैलेंस, और जरूरत मुझे कितना करने की है 120 न्यूटन को बैलेंस करने की, तो मेरा फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा 120 न्यूटन के बराबर। तो यहां से मैं डायरेक्टली कह सकता हूं भाई फ्रिक्शन कितना हो गया 120 न्यूटन। देखते ही सवाल खत्म हो गया। इसीलिए बेटा हमेशा क्वेश्चन पढ़ते ही
हमें आराम से ध्यान देना है उनके शब्दों पे, और पूछा क्या गया उस चीज पे, हमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ी, बट हमारा आंसर करेक्ट आया। तो इसी के साथ में क्या बोल सकता हूं बेटा, 1 2 3 4 में से देखें और बताएं भाई, ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर आपने बोला 120 न्यूटन तो सही बोला है, क्योंकि मेहनत करके निकाला है भाई, तो इसीलिए 120 न्यूटन हो चुका है मेरा करेक्ट। इसी के साथ स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन भी हमारा होता है समाप्त। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन मेरा कुछ इस प्रकार का है। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम हैज एन इनिशियल स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड जस्ट बिफोर इट स्टार्ट्स पेनिट्रेटिंग अ मड वॉल ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर इफ द वॉल ऑफर्स अ मीन रेजिस्टेंस ऑफ 2.5 into 10 to the power minus 2 Newton, the speed of the bullet after emerging from the other side of the wall is close to। भैया सवाल क्या है वो समझो, एक बुलेट है जिसकी स्पीड दे रखी है 1 मीटर पर सेकंड, यही है। अब क्या हुआ, वो एक मड वॉल को पेनिट्रेट करते हुए जा रही है, और मड वॉल ने रेजिस्टेंस कितना दिया, 2.5 into 10 to the power minus 2 न्यूटन, ये रेजिस्टेंस है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रेजिस्ट करने का मतलब, अगर मेरी जो बुलेट है वो इनिशियली इस डायरेक्शन में जा रही है किसी इनिशियल स्पीड के साथ में, तो उसको रेजिस्ट कराने की उसके अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस फोर्स आ रहा होगा। और एक बात बताओ, अगर अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस फोर्स आ रहा है, तो जो एक्सीलरेशन आएगा उस फोर्स के कारण वो इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी कि अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव मानता हूं, तो मेरे ए की डायरेक्शन क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। दूसरी चीज मेरी ये बेटा, कि अगर आप देखेंगे 20 ग्राम 20 सेंटीमीटर 1 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो यूनिट्स अलग अलग है। तो बेटा हमें ये चीज का भी याद रखना है कि कभी भी हम सवाल करें तो यूनिट्स का ध्यान रखें, क्योंकि ये छोटी छोटी मिस्टेक से हमारा आंसर हमेशा गलत हो जाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अगर मैं बोलूं रेजिस्टेंस की बात करता हूं, तो एफ रेजिस्टेंस कितना लग रहा होगा बेटा, 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन, यही लग रहा होगा मैं रेजिस्टेंस। अगर मैं यहां पे बेटा बात करूं एक्सीलरेशन की, तो मैं क्या लिखूंगा, 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन इज इक्वल्स टू एम ए। एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है। एम तो हमें पता है जो कि है 20 ग्राम। तो एक काम करता हूं, यहां पे 20 ग्राम तो लिख देता हूं, लेकिन अगर मैं देखूं तो मेरा न्यूटन है, यहां पे न्यूटन है, तो 20 ग्राम को केजी के करने के लिए मैं करूंगा 10 टू द पावर माइनस 3। और भाई ए तो पता ही करना है, तो ए यहां पे लिख लिया। तो अगर मैं सॉल्व करूंगा बेटा, तो मेरा ए कितना निकल के अगर आप देखेंगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, माइनस 2 से माइनस 2 चल गया, बचा गया 2.5 डिवाइड बाई 2, दैट इज 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरा एक्सीलरेशन निकल के आ गया। अच्छा अब आगे देखें, हमसे पूछा गया है जब हमारी जो बुलेट है वो जो हमारी मड वॉल है उसको क्रॉस कर देगी पूरा, तब उसकी स्पीड क्या होगी। तो एक बात बताओ, वी इनिशियल मुझे पता है, वी फाइनल मुझे पता करना है, एस मुझे पता है भाई, कितना एस होगा मेरा, 20 सेंटीमीटर थिकनेस है तो एस वही होगा, तो 20 सेंटीमीटर वो हो गया भाई। वी इनिशियल पता है, एस पता चल गया, ए हमने निकाल लिया, तो भाई वी फाइनली तो निकालना है। और अगर ये निकालना है तो बस इतना बता दो काइनेमेटिक्स की कौन सी इक्वेशन आ रही होगी दिमाग में, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, यस और नो भाई। इफ योर आंसर इज यस तो उसको लगा दो इधर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और जैसे ही आपने लगाया मुझे ये बताओ v कितना है मेरा इनिशियल 1 प्लस 2, a कितना लिखूंगा 1.25 माइनस 1.25। याद रखिएगा ये फोर्स मैंने कहा लिए, रेजिस्टेंस फोर्स है तो अपोजिट डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी के, अगर मैंने इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन पॉजिटिव मानी उसकी अपोजिट यानी कि नेगेटिव मानूंगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस 1.25। आगे क्या आने वाला है बेटा, एस 20 सेंटीमीटर, तो क्या लिखने वाला हूं बेटा मैं यहां पे 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर ले, अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरा वी स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा 1 माइनस 2 1.25 और ये हो जाएगा 0.2। तो इसको मैं सॉल्व करूं तो वी स्क्वायर बेटा मेरा निकल के आ रहा है यहां से 1 माइनस 0.5, तो ये हो गया 0.5 निकल के, वी स्क्वायर 0.5 निकल के आया। लेकिन अगर मैं v की बात करूं तो वो लिख दूंगा अंडर रूट 0.5 एंड इट इज इक्वल्स टू बेटा 0.7 मीटर पर सेकेंड। 0.5 का रूट है तो ये अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा 0.7 मीटर पर सेकेंड के। और अगर आप चेक करेंगे तो पाएंगे फोर्थ वाला हमारा है 0.7 मीटर पर सेकेंड, और ये वही है जो हमने निकाला है, तो ये पक्का सही होगा। तो इसी के साथ में मेरा इसका आंसर आ जाता है फोर्थ। तो बेटा आप लोगों ने देखा कितने इजी क्वेश्चंस होते हैं, इससे आपको अंदाजा लगा होगा भाई काइनेमेटिक्स का थोड़ा यूज कर लिया, थोड़ा सा एनएलएम का यूज कर लिया और क्वेश्चन बना दिया, और हमने दोनों का यूज कर लिया और आंसर निकाल दिया।
तो चलिए बेटा, इसके साथ में ये होता है हमारा क्वेश्चन समाप्त। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं, ये है मेरा अगला क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? मास ऑफ 10 kg सस्पेंडेड वर्टिकली बाय अ रोप फ्रॉम द रूफ व्हेन अ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द रोप एट सम पॉइंट द रोप डेविएटेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द रूफ पॉइंट इफ द सस्पेंडेड मास इज एट इक्विलिब्रियम द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड इज। कितना होगा? मेरे फोर्स का मैग्नीट्यूड अप्लाई करा गया। क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? अगर नहीं समझे हो तो अभी देखो क्वेश्चन हमारा। ये मेरा क्या है? रूफ है, सस्पेंडेड है, ब्लॉक है, फोर्स लगा दी। फोर्स लगा दी तो हुआ कुछ ऐसा, ठीक है ना। अब हमें दिया क्या हुआ है? ये एंगल हमें दिया हुआ है बेटा 45 डिग्री, और हमको बोल क्या दिया गया है कि इस वाले केस में हमारा जो ये है इक्विलिब्रियम के अंदर है। इक्विलिब्रियम का मतलब एफ नेट जीरो, और एफ नेट जीरो का मतलब फोर्सेस बैलेंस, और फोर्सेस बैलेंस हमें करनी है, आंसर पाना है, तो पहले फोर्सेस लिख ली जाए जो भी है। अगर मैं एफ की बात करूं तो ये हमारा इधर है, नीचे मेरा आने वाला है बेटा एम जी, यहां पे अगर आएगा टी, तो एक बात बताओ, ये एंगल भी कितना होगा? 45, तो ये कितना आने वाला है बेटा मेरा? टी कॉस 45 डिग्री, और ये कितना आने वाला है बेटा मेरा? टी साइन 45, टी कॉस 45, टी साइन 45, एफ एम जी। अब एक बात बताओ, अगर आपको फोर्सेस बैलेंस करनी है, मैंने कंपोनेंट्स कर दिए हैं, उसके बाद में कोई परेशानी है क्या? अगर नहीं है परेशानी तो क्यों कर रहे हैं हम इंतजार क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करने के लिए? तो एक बात बताओ, मैं क्या लिखने वाला हूं यहां से? टी कॉस 45 विल बी इक्वल्स टू एम जी, इक्वेशन 1 लिखिएगा। दूसरी लिखने वाला हूं मैं क्या? टी साइन 45 विल बी इक्वल्स टू एफ, इक्वेशन 2 लिखिएगा। अब मुझे एक बात बताइएगा, 10th क्लास में पढ़ी है ट्रिगो, ट्रिगो में सबसे पहले याद कराते थे टेबल साइन कॉस 10 की, और मुझे एक बात बताओ, 45 डिग्री देखा, साइन 45 कॉस 45, भाई बात अलग अलग है पर चीज एक ही है। साइन 45 भी हमारा 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2। तो अगर मैं काटूं 1/2 करूं और मैं कैंसिल आउट करूं, तो मुझे एक बात बताओ, साइन 45 कॉस 45 तो गया, अब बचा टी। टी इज टेंशन, टेंशन ने बिल्कुल टेंशन नहीं दी है भाई, इसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इसको भी कैंसिल आउट कर दो, ये बुरा नहीं मानेगा। तो हमारा क्या बचने वाला? 1/1 इज इक्वल्स टू एम जी बाय एफ। तो यहां से मैं कह सकता हूं एफ विल बी इक्वल्स टू एम जी। अब मुझे एक बात बता दो, मास कितना दिया हुआ है? देखोगे तो 10, जी कितना है भाई? 10, 10 इंटू 10 होता है 100, तो भाई होता है, तो लिखने में कोई बुराई नहीं है, और हमने लिखा तो ये आ चुका है मेरा 100, और भाई एक प्यारा न्यूटन बच गया था, उसको भी हमने लगा दिया है। तो देखा बेटा, ये वाला क्वेश्चन हमने समझा, हमने देखा, आपको हमने थोड़ा विजुअलाइज कराया और आंसर पाया। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके साथ आप चेक करेंगे तो आपका सेकंड वाला जो 100 न्यूटन है वो एकदम करेक्ट हो जाता है। तो देखा स्टूडेंट्स, कैसे हमारे इक्विलिब्रियम के सवाल हमने बड़े ही आसानी से कर लिए, और हम अभी रुकेंगे नहीं, अभी तो बहुत करने बाकी है। तो चलिए इसी बात के साथ में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपकी आंखों के सामने। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, A block of mass 10 kg is kept on a rough inclined plane is shown in the figure of force F3 Newton applied on the block. The coefficient of static friction between the plane and the block is 0.6. भैया coefficient of static friction किसके बीच में दे रखा है? प्लेन और ब्लॉक के बीच में कितना है? 0.6. What should be the minimum value of force P such that the block does not move downward? Does not move downward. ये हमसे बोला गया है, और हमसे क्या कहा? मिनिमम वैल्यू क्या होगी मेरी? P की। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डाउनवर्ड नहीं जाना चाहिए, तो अभी हाल इसकी टेंडेंसी डाउनवर्ड जाने की होगी, पर हमने रोका है, मिनिमम वैल्यू पूछा है। तो एक बात बताओ, फ्रिक्शन कहां आएगा? फ्रिक्शन ऊपर आ गया। अच्छा अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इसके सॉल्यूशन में बढ़ूं थोड़ा आगे, तो मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल कहां लगा दूंगा? नीचे क्या आ जाएगा भाई? अच्छा ये एंगल 45, तो ये भी कितना? तो ये कितना? अच्छा चलिए ठीक है सर, ये तो कर लिया, ये भी लिख ही लीजिए, ये हो जाएगा सर एम जी साइन 45। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पे साइड में ही लिख देता हूं मैं, फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू एन के बराबर। तो फ्रिक्शन मेरा कितना हो जाएगा? म्यू एन लिखने की जरूरत नहीं, दिख रहा है एन इज इक्वल्स टू एम जी कॉस 45, ठीक है भाई। तो मैं लिख लेता हूं म्यू एम जी कॉस 45। ये बात कर ली है मैंने फ्रिक्शन की। अब एक बात बताओ,
हमें मिनिमम वैल्यू पता करनी है कि ब्लॉक हमारा डाउनवर्ड मूव ना करे, यानी कि अभी फोर्स जो है हमारी बैलेंस्ड है, तभी वो डाउनवर्ड मूव नहीं करेगा। अगर सारी जगह फोर्सेस बराबर होने वाली है तो हम अलोंग द इंक्लाइन फोर्स बराबर करते हैं। और अगर मैं करूंगा तो मैं लिखने वाला हूं बेटा P प्लस फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू 3 न्यूटन प्लस mg साइन 45। ठीक है, अब एक काम करो, फ्रिक्शन को उधर ले जाओगे तो P कितना हो जाएगा 3 प्लस mg साइन 45 माइनस फ्रिक्शन, एंड व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज म्यू mg cos 45, तो लिख लो दैट इज म्यू mg cos 45। अच्छा मुझे एक बात बताओ, mg कॉमन, √2 भी कॉमन, तो अंदर क्या बचने वाला है मेरा? अगर मैं बात करूं ये P की, विल बी इक्वल्स टू 3 प्लस cos 45 sin 45 वैल्यू बराबर, तो mg बाय √2 बाहर ले लेता हूं, mg बाय √2, ये हमारा कितना होने वाला है बेटा 1 माइनस म्यू, ये कितना बन जाएगा 1 माइनस म्यू। अच्छा अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं तो मुझे एक बात बताओ बेटा, mg की वैल्यू क्या होगी? mg की वैल्यू बताओ, m कितना है 10, g कितना है 10, तो mg इज 100, 100 डिवाइड बाय √2 इज 50 √2, तो मैं क्या लिखूंगा 3 प्लस 50 √2, और बेटा मेरा ये क्या आने वाला है 1 माइनस म्यू, म्यू इज 0.6, तो ये आ गया बेटा 0.4, ये क्या आ गया बेटा मेरा 0.4। और अगर बेटा मैं यहां देखूं ताबड़तोड़ कैलकुलेशंस भाई, अगर मैं देखूं 3 प्लस 50 √2 इंटू 0.4, 50 इंटू 0.4 कितना होता है 20, 20 इंटू √2 इज 1.4 समथिंग, तो ये मेरा कितना आने वाला है बेटा टोटल 20 इंटू 1 पॉइंट समथिंग, यानी कि 28 समथिंग आने वाला है मेरा, 28 प्लस 3, तो यानी कि 31 पॉइंट समथिंग मेरा आंसर होगा। और अगर आप चेक करेंगे तो मेरा P अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 32 न्यूटन। 32 न्यूटन चेक करो भाई और देखोगे तो फर्स्ट वाला 32 न्यूटन है, बड़ा ही सुकून मिला। अब आपने देखा होगा मैंने फटाफट से कैलकुलेट करा है यहाँ पे, और जब मैंने कैलकुलेट करा तो मैंने आपसे ये कहा कि बेटा 20 इंटू √2 1.4 समथिंग वैल्यू होती है हमारे √2 की। हमने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा, हमने फटाक से कैलकुलेशन करी और झटाक से आंसर देखा कि भाई इनमें से कौन सा आ रहा है, और देखा तो हमारा आंसर 32 न्यूटन के आसपास आ रहा था, और जो कि सही है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। और भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार का कि भाई अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg is placed at rest on a table of rough surface. Now if a force of 30 Newton applied in the direction parallel to the surface of the table, the block slides through a distance of 50 meter in an interval of time 10 second. Coefficient of kinetic friction is, क्या होगा मेरा coefficient kinetic friction का? मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, एक मेरा ब्लॉक है वो पड़ा है सरफेस पे, उस पे फोर्स लगाई 30 न्यूटन, ठीक है ना। और एक बात बताओ रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन आ रहा होगा, तो फ्रिक्शन आया पीछे, उसने बोला कि भाई बता दो कोफिशिएंट काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या होगा। उसने बोला तो हमें बताना पड़ेगा, और बताना है तो पहले ये रही सिचुएशन भाई, एफ इधर 30 न्यूटन, पीछे आ गया बेटा मेरा फ्रिक्शन, ऊपर लगा दिया नॉर्मल, और भाई नीचे आ गया मेरा mg। मुझे बता दो इतना सा, मैं लिखता हूं एफ नेट इज इक्वल्स टू ma। एफ नेट कितना होगा भाई 30 माइनस फ्रिक्शन, बहुत बढ़िया, 30 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू ma। अच्छा फ्रिक्शन की बात करूं तो भैया देखो बात बहुत सीधी सी है, बहुत बार बता चुका हूं, फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू n, अब n इज इक्वल्स टू mg, तो फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू mg। अब मुझे एक बात बता दो, पता करना है म्यू, m पता है, g पता है, 30 न्यूटन पता है, यहां पे देखोगे m पता है, सिर्फ बच रही है एक चीज, वो है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ने कहा भाई मैं मिल जाऊं तो भाई सब चीजें हो जाएंगी, तो भाई एक्सीलरेशन को ढूंढना पड़ेगा, ढूंढने में मदद करेगा ये डेटा जो गिवन है कि भाई 50 मीटर चला है 10 सेकंड में। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं काइनेमेटिक्स की, एक बहुत ही बढ़िया इक्वेशन है जिसको हम आजकल देखते हैं s इज यू टी प्लस हाफ एटी के हिसाब से, हाफ एटी स्क्वायर के हिसाब से। तो अगर आप वहां पे देखेंगे तो बेटा मुझे एक बात बताओ, यूटी के अंदर हमारा u0, तो ये तो हो गया खत्म। अब s इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर बचा बस, तो मेरा s क्या बचने वाला है बेटा यहां से, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये तो हो गया 0, तो मेरा s कितना बचा है बेटा हाफ 80 स्क्वायर। अच्छा मुझे एक बात बता दो, s कितना है 50 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए, टी कितना है मेरा 10 का स्क्वायर। तो एक बात बता दो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, 2 इधर गया 50 इंटू 2 100, 10 का स्क्वायर 100, 100 डिवाइड बाय 100 1, तो एक्सीलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, इसे वैल्यू उठा के पुट करनी है, तो 30
माइनस फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन बेटा कितना होने वाला है मेरा म्यू एम जी इज इक्वल्स टू एम ए। अच्छा 30 माइनस म्यू एम जी, तो म्यू तो करना है पता, एम कितना है 5, जी कितना है 10, और मैं बात करूं एम इंटू ए दैट इज 1, तो यहां से देखूंगा बेटा तो ये क्या हो जाएगा 30 माइनस 50 म्यू विल बी इक्वल्स टू 5, और देखेंगे यहां से म्यू कितना आ जाएगा बेटा मेरा 25/50। अब एक बात बताओ 25/50 होता है 1/2, और उसको और आगे सिंप्लीफाई करोगे तो भैया ये आ जाता है मेरा निकल के 0.5, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है भाई, और होगा भी नहीं। तो एक बात बताओ 1 2 3 4 देखे, देखते ही चमकी आंख तीसरे पे और बिल्कुल सही जगह चमकी, तो मुझे बता दो आंसर क्या है हमारा, थर्ड वाला। तो इसी के साथ बेटा हमारा थर्ड होता है करेक्ट आंसर। ये वाला क्वेश्चन भी हुआ समाप्त। अब आप देख रहे होंगे बेटा कि सेम चीज पूछ रहा है पर अलग अलग तरीके से, ऑलमोस्ट हमसे करवाओ सेम कॉन्सेप्ट का यूज रहा है, लेकिन आपने देखा होगा तरीका उसका डिफरेंट है, लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। तो आप इसीलिए हर क्वेश्चन को कंसंट्रेशन के साथ देखें। अब इसी के साथ में चलता हूं बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आता है ये 2 masses m1 5 kg, m2 is equals to 10 kg connected by an extensible string over a frictionless pulley are moving as shown in the figure. The coefficient of friction of horizontal surface is 0.15. The minimum weight m that should be put on top of m2 to stop the motion। भैया क्वेश्चन देखा और समझा। अगर मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करूं उससे पहले कर लूं कुछ बात तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और बात है कुछ ऐसी, अगर मुझे मोशन स्टॉप करना है तो एक बात बताओ m1g और ये भी t होगा, टी होगा, कोई शक नहीं है। तो टी किसको बैलेंस कर रहा है m1g को, और मैं ऊपर आ जाऊं तो टी जो है किसको बैलेंस करेगा, अरे सर वही तो जानना है। अच्छा एक बात बताओ, इसको मान लो सिस्टम, ऊपर क्या लग रहा होगा नॉर्मल, नीचे क्या आ रहा होगा बेटा स्मॉल m प्लस m2, ये हो गया मेरा g, और पीछे क्या आ रहा होगा फ्रिक्शन। अरे भाई अब देख के बता दो ये टी किसको बैलेंस कर रहा होगा, फ्रिक्शन, या मैं कहूँ फ्रिक्शन कर रहा होगा इस टी को बैलेंस। अरे भाई बातें तो कर ली, अब मुझे एक बात बताओ करने क्या वाला हूं, मोशन स्टॉप करना है, यानी कि एफ नेट करना है, जीरो एफ नेट जीरो मतलब फोर्स इज बैलेंस। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं बेटा, यहां की बात करूंगा तो मैं लिख सकता हूं टी इज इक्वल्स टू m1g, 1 दे दो। यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, टी इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन, अरे भाई वापस से घूम फिर के आ चुका है फ्रिक्शन। और मुझे एक बात बताओ, अगर मैं फ्रिक्शन लिखूंगा, फ्रिक्शन वापस से भाई म्यू एन, और फ्रिक्शन म्यू एन, यहां पे एन है हमारा m प्लस m2g, तो n की जगह m प्लस m2g रख दोगे, म्यू है हमारा उसको रख दोगे आगे, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है फ्रिक्शन, और होता है फ्रिक्शन तो यहां मांगा फ्रिक्शन ही है। तो एक बात बता दो, मैं लिख दूंगा t इज इक्वल्स टू म्यू, ये हो जाएगा मेरा m प्लस m2g, किसी को कोई शक नहीं है। चलिए अगर हो गया तो एक बार बताओ, टेंशन m1g टेंशन m2g, टेंशन ने कहा भाई मेरी वजह से कोई परेशान होते हो, मैं निकल लेती हूं यहां से, तो टेंशन तो गई, 1 इक्वल्स टू 2 कर दोगे, तो बताओ मुझे क्या आने वाला है, m1g इज इक्वल्स टू म्यू, ये हो जाएगा m प्लस m2g, हो गया बात। अब एक बार बताओ, g से g हो गया कैंसिल आउट, बचा m1 इज इक्वल्स टू म्यू m प्लस m2, ऊपर से देखोगे तुम वैल्यूज, m1 देखोगे तो कितना है भाई 5 kg, m2 देखोगे तो कितना है 10 kg, वैल्यू रख दो, m1 इज 5, म्यू भी है भाई, म्यू की वैल्यू ये रही 0.15, तो ये रख दिया 0.15, और भाई इसको तो करना है पता, प्लस कर दिया 10। और मुझे एक बात बताओ, 5 में कोई परेशानी नहीं है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे 0.15 m होने वाला है, और आजकल 10 इंटू 0.15 1.5 होता है, अगर होता है तो लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, 1.5 इधर जाएगा, मैथ्स के अंदर आजकल 5 माइनस 1.5 3.5 होता है, इज इक्वल टू 0.15 m, तो मैं लिख देता हूं 0.15 m विल बी इक्वल्स टू 3.5। अब m कितना हो जाएगा बेटा, 3.5 अपॉन 0.15, तो मैं 350 अपॉन 15 इसको कर सकता हूं। अगर मैंने ये कर दिया तो मुझे एक बात बता दो, ये कितना होगा, 15 इंटू 23 345 समथिंग होता है, तो ये 23 से कुछ ज्यादा आ रहा होगा, तो मैं कह सकता हूं 23 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा ये मेरा, यस और नो। अगर ये आ रहा होगा और ऑप्शन देखते ही आप एकदम के सर ये क्या है सर, 27.3 43.3 10.3 18.3, तो हम रिजेक्ट कर देंगे
कि सर लो आप पहले काम को रिजेक्ट कर दो, लेकिन सर बाकी दो का क्या करना है? मुझे एक बात बताओ, ये मिनिमम वैल्यू आई है आपके 23 पॉइंट समथिंग निकल के आई है। अब मैं आपसे कहूं कि भाई इससे ज्यादा वैल्यू है मेरी 27.3, 43.3, और अगर मुझे ऑप्शन में से ही सेलेक्ट करना है तो मैं कौन सा लूंगा? ये लूंगा कि ये लूंगा? आप कहोगे सर इन दोनों में से मिनिमम तो 27.3 kg है। अगर बेटा ऐसा क्वेश्चन आया तो हमें ऑप्शन देख के करना होता है। हमारी मिनिमम वैल्यू निकल के आ गई 23.3, कि इतने वेट पे मोशन रुक जाएगा, तो भाई इतने पे ही नहीं रुकेगा, इतने पे रुक जाएगा। मिनिमम इससे ज्यादा हुआ तो भी रुक जाएगा, लेकिन हमें मिनिमम बतानी है। और हमारे दोनों में से 1 और 2 जो बचे हुए हैं उनमें से 1 वाले के अंदर 27.3 है, जो कि हमारे 2 से छोटी है, तो ये हमारी मिनिमम वैल्यू होगी। और जब यही वैल्यू होगी तो हम यही टिक करेंगे, और यही टिक कर दोगे तो भैया जो आता है ना आंसर के अंदर करेक्ट इनकरेक्ट, तो ग्रीन होगा। ये ग्रीन का मतलब करेक्ट है भाई, तो ये हो गया आपका करेक्ट। तो इसी के साथ ये होता है क्वेश्चन खत्म। अब भाई हुआ है एक सवाल का अंत, तो नए की शुरुआत तो होना पक्का है। तो चलिए बेटा इसी के साथ आता हूं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये मेरा, 2 ब्लॉक्स M 0.5 kg, कैपिटल M 4.5 kg are arranged on a horizontal frictionless table is shown in figure. The coefficient of static friction between the two blocks is 3/7. Then the maximum horizontal force that can be applied on the larger block so that the block move together is. भाई horizontal maximum force कितनी हो सकती है कि दोनों ब्लॉक्स टुगेदर चलें? टुगेदर चलने का मतलब नहीं होनी चाहिए रिलेटिव स्लिपिंग। ठीक है सर, बात तो आपने कर ली, लेकिन शुरुआत कैसे करते हैं भाई? ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम है। सबसे पहले क्या बनाओगे? सबसे पहले बनाओगे बेटा FBD, और शुरुआत करो उससे। तो मैं बनाता हूं पहले कैपिटल M की, कैपिटल M की बनाऊंगा। तो बेटा एक बात बताओ, मैं इधर क्या आने वाला है मेरा F, ठीक है। अब एक बात बताओ, नीचे क्या आने वाला है मेरा MG, और नीचे क्या आने वाला है एक नॉर्मल, किसकी वजह से? स्मॉल m की वजह से। और इसको बैलेंस कौन करेगा? जो नॉर्मल लग रहा होगा सरफेस से सब चीजें होगी क्या? नहीं भाई, फोर्स इधर है, हमारा फ्रिक्शन भी है दोनों ब्लॉक्स के बीच में। तो फ्रिक्शन क्या करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज। तो भैया फोर्स आगे, टेंडेंसी आगे जाने की, तो भैया फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट। तो ये हो गया मेरा फ्रिक्शन, ये हो गया फ्रिक्शन। अच्छा एक बात बताओ, ये तो बन गया स्मॉल m ने कहा भाई मेरा भी कुछ करो, स्मॉल m का भी कुछ करते हैं। एक बात बताओ, ऊपर तो क्या आएगा मेरा नॉर्मल, नीचे क्या आने वाला है भैया? स्मॉल m g है ये, कृपया कर याद रखें कैपिटल M स्मॉल m का। वहां पे ऐसा मत कर देना सर m तो m ही होता है, नहीं भाई कैपिटल स्मॉल का फर्क है, याद रखना कैलकुलेशन के अंदर। अभी बताऊंगा कहां याद रखने की जरूरत है। अच्छा एक बात बताओ, इस पे फ्रिक्शन कहां आएगा? इस पे फ्रिक्शन का इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों ने कर रखे होंगे पढ़ते वक्त, जब आपने करी होगी पढ़ाई तो आपको देखा होगा कि भाई इस केस में फ्रिक्शन आने वाला है आगे, क्योंकि इसको जो आगे ले जाने वाला है, यानी कि इसका जो एक्सीलरेशन आएगा, जहां से एक्सीलरेशन आएगा, जो कॉज होगा एक्सीलरेशन का, वो होगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो इधर आ गया मेरा फ्रिक्शन। सही है भाई, किसी को कोई शक तो नहीं बचा इसमें? अगर नहीं बचा तो मुझे एक बात बताओ, मैक्सिमम एक्सीलरेशन, मैंने ये बात तो कही थी एक्सीलरेशन स्मॉल m के ऊपर फ्रिक्शन की वजह से आएगा। तो जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा कब होगा? जब मेरी फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाए। एक्सीलरेशन देने वाली फोर्स फ्रिक्शन वो मैक्सिमम होगी, तो एक्सीलरेशन भी मैक्सिमम हो गया। तो एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं फ्रिक्शन की, ये मैक्सिमम होगी, तो म्यू एन, एन किसके बराबर है? स्मॉल m g के बराबर। तो मेरा फ्रिक्शन क्या लिख दूंगा बेटा मैं? स्मॉल m g, और आगे लिख दूंगा एक म्यू। तो ये मेरी आ गई बेटा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन निकल के आ गई। तो एक बात बताओ, फ्रिक्शन इज गिविंग एक्सीलरेशन, तो F इज इक्वल्स टू एम ए से, F है हमारा फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एम ए लिख देता हूं। तो मैं लिखने वाला हूं बेटा म्यू एम जी इक्वल्स टू एम इंटू ए, एम से एम गया, ए इज इक्वल्स टू म्यू जी बचा। म्यू देखो कितना है? 3/7। अब जी का बताओ, 10 ले लूं? अरे भाई एक बात बताओ, हम डायरेक्ट 10 कैसे ले सकते हैं? क्वेश्चन ने मेंशन कर रखा है 9.8 लेना है, तो भैया 9.8 लो। ये किसके बराबर है? 1 है। तो एक बात बताओ, ये कितना आ रहा है भाई? ये हो गया 1.4। तो मेरा एक्सीलरेशन कितना निकल के आ गया बेटा? 1.4 इंटू 3 दैट इज 4.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई आ गया है एक्सीलरेशन निकल के। तो चलो एक्सीलरेशन आ गया। अब ये एक्सीलरेशन है क्या बेटा? बेसिकली ये जो हमारा एक्सीलरेशन है बेटा, ये है मैक्सिमम एक्सीलरेशन जब दोनों साथ में चल सकते हैं। क्योंकि अगर इससे ज्यादा एक्सीलरेशन हो गया नीचे वाले ब्लॉक का,
भाई इसकी तो इतनी ही क्षमता है कि भाई 4.2 मीटर पर सेकंड मेरी मैक्सिमम लिमिट है कि मैं इतना चल सकता हूं 4.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। लेकिन अगर नीचे वाले ब्लॉक इससे ज्यादा से चल गया तो रिलेटिव स्लिपिंग हो जाएगी, वो हमें चाहिए नहीं। यानी कि नीचे वाली ब्लॉक की मजबूरी क्या है, अगर साथ साथ चलना है तो दोनों को साथ निभाना है तो एडजस्ट कौन करेगा, नीचे वाला करेगा। उसने मैक्सिमम बता दिया, नीचे वाले ने कहा चल मैं एडजस्ट करता हूं, और नीचे वाले ने कहा चल तेरा एक्सीलरेशन इतना मैक्सिमम है तो मैं भी इतने से ही जाऊंगा। तो एक बात बताओ, अगर अब मैं नीचे वाले की बात करूं तो मैं क्या लिखने वाला हूं, एफ माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। एम कौन सा आएगा, कैपिटल एम इंटू ए। ठीक है भाई, ये लिख लिया। अब इसको याद रखना। अब इधर आओगे तुम, तो मैंने लिखा था एफ माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू ए। अब मुझे एक बात बताओ, फ्रिक्शन आएगी म्यू एम जी। अच्छा, यहां पे मैं बोलूंगा कि म्यू कौन सा लूं, तो आप में से सबका आंसर आएगा कि सर स्मॉल एम, और वो आंसर बिल्कुल सही है, इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। हाँ भाई, एफ इज इक्वल्स टू कितना होने वाला है, अगर एफ इज इक्वल्स टू मैं बात करूंगा यहां पे, एफ इज इक्वल्स टू होने वाला है एम ए प्लस म्यू एम जी। ये हमने निकाल लिया। अब जरा पीछे आएंगे आप लोग और आप देखेंगे हमें क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने वो निकाली कि भाई एफ इज इक्वल्स टू मेरा आना चाहिए एम ए प्लस म्यू एम जी। अगर मैं पीछे आऊं तो यहां पे देखूंगा कैपिटल एम की वैल्यू क्या 4.5, ए कितना 4.2, म्यू कितना है 3/7। तो एक काम करो, यहां पे आओ तो मैं एफ लिखने वाला हूं बेटा एम, दैट इज 4.5 इंटू 4.2 प्लस म्यू एम जी। तो मेरा म्यू कितना होने वाला है बेटा 3/7, और भाई ये m कितना होने वाला है 0.5। हाँ भाई, g का याद रखिएगा, हो जाएगा 9.8। और जब आप इसे करेंगे सॉल्व तो आपका f निकल के कितना आने वाला है बेटा, f निकल के कितना आने वाला है बताइएगा भाई मुझे। f निकल के आने वाला आपका 21 न्यूटन। इसको सॉल्व करके हमारा f आया 21 न्यूटन। और अगर आप देखेंगे तो हमारा जो आंसर आने वाला है, जो आएगा, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द लार्जर ब्लॉक सो दैट द ब्लॉक्स मूव टुगेदर इज डैश न्यूटन। डैश को खाली मत छोड़ो, खाली चीजें बुरी लगती है, इसको भर दो 21 न्यूटन से। तो हमारा क्या आंसर आ चुका है 21 न्यूटन। तो भाई इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया और देख लिया इसका सॉल्यूशन। तो एक और हमारा कवर होता है जो है ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम। तो देखा बेटा कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए ये हो चुका है, तो अब चलते हैं अगले सवाल पे। और सवाल है कुछ ऐसा, ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम इज केप्ट स्टेशनरी on a smooth inclined plane by applying a minimum horizontal force F is equals to root x Newton as showing in figure. The value of x is क्या होगी, x की वैल्यू ये हमें पता करनी है। अच्छा चलिए एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये f है, ये f है। अगर मैं इसके कंपोनेंट्स करता हूं, इसके कंपोनेंट्स करता हूं, कंपोनेंट्स क्यों करता हूं, क्योंकि आपको दिख रहा होगा f जो है हमारे इंक्लाइन प्लेन के ना तो पैरेलल ना परपेंडिकुलर किसी एंगल थीटा पे है। तो भैया पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो ये एंगल 60 है, एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। ये एंगल भी कितना 60, तो ये हो जाएगा बेटा f cos, ये कितना हो जाएगा भाई f sin 60। चलिए सर लिख लिया। अब सर आगे, अच्छा बेटा इसकी बात करूं तो एक इधर आने वाला है मेरा क्या नॉर्मल, नीचे आने वाला है मेरा mg। अच्छा एक बात बताओ, इसके भी कंपोनेंट करूंगा, ये भी 60, तो ये कितना होने वाला है बेटा mg cos 60, और इधर क्या होने वाला है बेटा mg sin 60, mg cos 60 mg sin 60। अब एक बात बताओ, इसको क्या करना है, हमको स्टेशनरी रखना है, यानी कि रुका हुआ है अपनी जगह पे। तो हमने कंपोनेंट करे तो अलोंग द इंक्लाइन डाउनवर्ड क्या आया mg sin 60 और अपवर्ड क्या आया f cos 60। तो एक बात बताओ, mg sin 60 को बैलेंस करेगा कौन, f cos 60। तो भैया बैलेंस करेगा तो कर क्यों नहीं रहे, और कर दिया तो तुम लिख दोगे f cos 60 इज इक्वल्स टू mg sin 60। अरे भाई तुमने लिख दिया है सही इक्वेशन, और सॉल्व करना है तो f cos 60 कितना भाई 1/2 के √3/2। अरे भाई sin 60 होता है √3/2, cos 60 होता है 1/2। याद रखिएगा वैल्यूज में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। mg, m कितना है भाई 200 ग्राम, क्या लिखूं 200 नहीं, इसको हम लिखने वाले हैं 200 इंटू 10⁻⁻3। और भैया अगर g की बात करूं तो g लिखने वाला हूं मैं 10, और भाई आगे sin 60 बोलूं तो ये कितना होता है भैया √3/2।
तो एक बात बताओ, ये कितना हो जाएगा मेरा 0.2, 200 इंटू 10 टू द माइनस 0.2 इंटू 10 2 से 2 कट गया तो √3, और f/2 में से 2 उधर चल गया। तो एक बात बताओ ये कितना आने वाला बेटा, f 2√3। हमसे बोला गया f हमारी √x के बराबर, तो 2 को भी अंदर ले जाओगे तो क्या लिख दूंगा बेटा मैं यहाँ पे 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू √12। हमसे बोला था फोर्स √x इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी √12, तो x की वैल्यू पूछी थी जो हमने बता दी है। भाई हम किसी को बुरा नहीं लगने देते, जो पूछता है उसका जवाब देते, और इसका जवाब भी हमने यहाँ पे दे दिया। तो इसी के साथ में बेटा आपने देखा कि कितना इजी क्वेश्चन था, बड़े ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अगर भाई ये सॉल्व कर दिया है तो अगला क्वेश्चन वेट कर रहा है कि भाई मैं अभी तक सॉल्व नहीं हुआ हूं, वेट किसी को नहीं कराते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा हम। अगला क्वेश्चन है कुछ ऐसा कि भाई फॉर अ फ्री बॉडी डायग्राम शोन इन द फिगर द 4 फोर्सेज आर अप्लाइड इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। भैया ये फ्री बॉडी डायग्राम है, 4 फोर्स अप्लाई करी गई है एक्स और वाई डायरेक्शन के ऊपर। अगर हमसे बोला गया व्हाट एडिशनल फोर्स मस्ट बी अप्लाइड एंड एट व्हाट एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस सो दैट द नेट एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज 0। भैया गौर करने वाली बात है, नेट एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज 0। एक्सीलरेशन 0 का मतलब होता है एफ नेट 0, एफ नेट का मतलब होता है नेट फोर्स 0, और नेट फोर्स 0 है तो फोर्सेस हमारी एक्स की बात करूं वाई की बात करूं हर तरफ है बैलेंस्ड। और अगर बैलेंस्ड है तो एक काम क्यों नहीं करते, जो हमारी फोर्स है, जो हमें फोर्स लगानी है, तो उसको हम क्या करें एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप मान लेते हैं। भाई हमें पता नहीं है आई जे में हमने मान लिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, जो भी होगा निकल के आ जाएगा। अगर मैं बोलूं बेटा यहां पे सॉल्यूशन में, तो अगर मैं बोलूंगा एफ नेट है जो हमारी इक्वल्स टू 0 है। अच्छा एफ नेट 0, तो मुझे एक बात बताओ 5 न्यूटन क्या है, इसको मैं क्या मान लेता हूं ओरिजिन। तो 5 न्यूटन किधर है बेटा, 5 न्यूटन किधर है मेरा प्लस आई कैप, तो 5 आई कैप। 6 न्यूटन के लिए -6 आई कैप प्लस ऊपर 7 जे कैप -8 जे कैप। ठीक है, अब मैंने बोला था एक और फोर्स ऐड करेंगे हम, ठीक है ना, हमें नहीं पता कहां है, हमने मान लिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और हम इसको रख देंगे 0 के बाहर, क्योंकि वो फोर्स ऐड होते ही हो क्या रहा है एफ नेट 0 हो रहा है। तो मैंने वो फोर्स लिख दिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इक्वल्स टू 0। अगर आप देखोगे माइनस आई कैप बचेगा, माइनस जे कैप बचेगा, प्लस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, माइनस उधर जाते होता है प्लस, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप कितना आ रहा है बेटा मेरा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप मेरे पास में कितना आ रहा है बेटा 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप। अरे आ गया। तो एक बात बताओ, ये तो वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या लिखोगे भाई, अगर वो मेरी फोर्स को मैं एफ का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं तो वो आ जाएगा बेटा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो 1 + 1 2 होता है, तो ये हो गया √2। तो ये तो हो गया √2। अगर आप देखोगे तो 1 और 2 में √2 एंगल की बात है। तो एक बात बताओ, tan क्या लिखता हूं बेटा मैं, tan थीटा इक्वल्स टू y/x। अब मुझे यहां देख के बताओ y/x यानी कि 1/1, तो ये हो गया 1/1। तो मैं बेटा यहां से थीटा क्या बोल सकता हूं, थीटा विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 में से हमारा मैग्नीट्यूड √2 न्यूटन आ रहा है, एंगल 45 डिग्री आ रहा है, दोनों चीजें सही आ रही है। इससे ज्यादा और चाहिए क्या भाई, यही तो दे रहे हैं हमारा आंसर। तो इसी के साथ में बेटा हमारा ये वाला क्वेश्चन का भी यहीं पे होता है समापन, और हर एक समापन लाता है नई शुरुआत। तो नया हमारा क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने। तो एक बात बताओ, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, भाई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, याद करना स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, चमकना चाहिए, मैं पूछूंगा सवाल करने हैं जवाब। अब एक बात बताओ, स्टेटमेंट 1 एन एलिवेटर कैन गो अप और डाउन विद यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन इट्स वेट इज बैलेंस्ड विद द टेंशन ऑफ इट्स केबल। अगर मैं बोलूं, अगर मेरी जो एलिवेटर है अप एंड डाउन ऊपर नीचे जा सकती है, अगर उसका वेट बैलेंस हो जाए उसकी केबल से, यानी कि टेंशन इन द केबल से, जो उसकी केबल में टेंशन है उससे। तो एक बात बताओ, अगर वेट बैलेंस हो गया, वेट बैलेंस हो गया, तो मुझे एक बात बताओ, ऊपर टेंशन मान ले, नीचे mg मान ले। अब इतनी सी बात है कि अगर वेट बैलेंस यानी कि एफ नेट 0, फोर्स इतनी लगा दी, mg होगा, टेंशन होगी, बैलेंस कर रहा है यानी कि f तो 0 हो चुका, एफ नेट 0 हो गया, तो उसके आते ही एक्सीलरेशन 0 हो गया, और एक्सीलरेशन 0 आ गया तो क्या वो हमारी जो स्पीड है उसको परेशान करेगा कि नहीं तू बदल, नहीं करेगा। एक्सीलरेशन 0 है तो हमारी स्पीड क्या रहने वाली है,
अगर मैं बात करूं हमारी स्पीड की तो वो रहने वाली यूनिफॉर्म। तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 तो मैं यहां से बोल देता हूं कि भाई स्टेटमेंट 1 तो हमारा सही है। अगर मैं बात करूं वहीं स्टेटमेंट 2 की तो क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन एन एलिवेटर ऑन द फुट ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन इट इज मोर देन हिज वेट व्हेन द एलिवेटर गोज डाउन विद इंक्रीजिंग स्पीड। यानी कि जब हमारी एलिवेटर जो है ना बेटा डाउन जा रही है, नीचे जा रही है इंक्रीजिंग स्पीड के साथ में, इंक्रीजिंग स्पीड के साथ में एलिवेटर जो हमारी नीचे जा रही है, तो इसने बोला है जो अंदर पर्सन है ना उसको क्या लग रहा है, अपने वेट से ज्यादा फील हो रहा है। देखिएगा लाइन पढ़िएगा, ये जो आया मोर देन हिजर वेट, ये वाली है बेटा चीज इंपॉर्टेंट, उसके वेट से ज्यादा उसे फील हो रहा है। तो भाई चेक कर लेते हैं उसको सही फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मैं बात करूं बेटा, ये लिफ्ट बना देता हूं, इसका एक्सीलरेशन नीचे दे देता हूं ए, तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे अगर मैं खड़ा हुआ हूं तो नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर एन, नीचे आ रहा होगा बेटा एम जी, और अगर मैं यहां जाके बैठ जाता हूं तो मुझे एक फोर्स देनी पड़ेगी, वो होगी सूडो फोर्स, क्योंकि फ्रेम एक्सीलरेटेड है। सूडो फोर्स क्या होगी, एम इंटू एक्सीलरेशन, अपोजिट डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन उसके, तो मैं यहां लिखने वाला हूं एम इंटू ए। अच्छा एक बात बताओ, इक्वेशन क्या लिखूंगा, एन प्लस एम ए इज इक्वल्स टू एम जी। एन कितना हो रहा है बेटा मेरा यहां से एम जी माइनस एम ए के बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, एम जी उसका वेट है, उसमें से कोई चीज माइनस हो रही है, तो ये तो मैं श्योर हूं कि ज्यादा तो नहीं आएगा, उसको अपने वेट से ज्यादा फील होना तो नहीं चाहिए, हो रहा है तो फिर पता नहीं भाई उसकी स्थिति का, लेकिन होना तो नहीं चाहिए। हमारी फिजिक्स ने तो कह दिया कि भाई जो भी उसको फील हो रहा है वो गलत फील हो रहा है, यानी कि गलत फील होने का मतलब स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, या मैं कहूं स्टेटमेंट है मेरी फॉल्स, तो ये हो गया मेरा एम जी माइनस एम है, तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स होता हुआ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं उल्टा हो जाता, तो अगर ये यहां पे जो स्टेटमेंट के अंदर गोस डाउन की जगह गोस अप लिख देता तो क्या करते, तो यहां पे माइनस की जगह प्लस आ जाता और उस टाइम पे ये स्टेटमेंट सही हो जाता। लेकिन अभी हाल जो क्वेश्चन है उस हिसाब से तो स्टेटमेंट गलत है, और तो मैं कहूं तो ये तो भाई सही है, ये गलत है। तो 1 2 3 4 दिए हुए हैं, पढ़ लिया जाए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। नहीं भाई मेहनत करिए, 1 सही बताया है। 2 की बात करूं, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये चीज सही है, स्टेटमेंट 1 हमारी करेक्ट है, सेकंड फॉल्स है, तो इसी के साथ में हमारा सेकंड होता है करेक्ट आंसर, और भैया आंसर निकल चुका है करेक्ट। तो भैया अब इस क्वेश्चन के होता है यहीं पे अंत। और चलिए बेटा इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं बात करूं बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कुछ इस प्रकार, कंसीडर अ ब्लॉक कैप्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। एक ब्लॉक है उसको हमने इंक्लाइंड प्लेन पे रख दिया, as shown in the figure, if the force required to just push it up, the incline is 2 times the force required to just prevent it from sliding down, the coefficient of friction between the block and inclined plane mu is equal to, क्या होगा मेरा coefficient of friction, यह हमें करना है पता। दिया क्या क्या है कि इसको प्रिवेंट करने से, रोकने के लिए जो फोर्स है वो क्या है 2 टाइम्स है, किससे, जो इसको अपवर्ड पुश करने के लिए रिक्वायर्ड है। बात समझे भाई, इसको पुश करने के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड है वो ट्वाइस है जितनी उसको डाउनवर्ड जाने से प्रिवेंट करने पे रिक्वायर्ड है। अगर आप समझ चुके हो तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हो तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको क्या कर रहा हूं, प्रिवेंट कर रहा हूं, तो अभी यार मेरी मदद कौन कर रहा होगा, भाई ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा हूं, तो इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की, तो फ्रिक्शन लगेगा अप द इंक्लाइन। तो मैं अगर बोलूं, अगर मैं बात कर रहा हूं पहले प्रिवेंट की, तो एक बात बताओ, फोर्स लगाया इधर, इसको बोल दो F1, ठीक है। फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर, हो गया। अच्छा नॉर्मल लगाऊं तो नॉर्मल, और mg लगाऊं तो mg। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, ये एंगल 45, तो ये कितना होने वाला है बेटा mg cos, और अगर ये cos होता है तो ये मैं लिख दूंगा mg sin 45। अच्छा मुझे एक बात बताओ अब, कि मैं जब इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, F1 प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू क्या आने वाला है, प्रिवेंट वाला केस है भाई, F1 प्लस फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू mg sin 45। हो गया। अब एक काम करो, इसको रहने दो F1 ऐसे कैसे, और क्या लिख दो mg sin 45 माइनस फ्रिक्शन।
भाई फ्रिक्शन वापस लिखना है और वापस तरीका लिखने का वही है, फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू एन, एन इज इक्वल्स टू एम जी कॉस 45। अगर याद हो चुका हो तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहां पे, देख लेना। तो मैं लिखने वाला हूं F1 विल बी इक्वल्स टू एम जी साइन 45 दैट इज 1/√2, तो एम जी बाय रूट टू माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लिखने वाला हूं म्यू एन यानी कि म्यू एम जी कॉस 45, कॉस 45 इज ऑल्सो 1/√2, तो ये हो गया 1/√2। तो मैं काम करता हूं एम जी बाय √2 ले लिया मैंने कॉमन, अंदर क्या बचा मेरा 1 माइनस म्यू, ये आ गया F1। अच्छा एक बात बताओ, ये तो F1 आ गई जो प्रिवेंट करती है, मुझे दिया हुआ क्या है, जो मेरी F2 है, यानी कि मैं पुश वाली को F2 बोलता हूं, तो वो किसके बराबर है 2F1 के। F1 तो निकाल ली, F2 निकाल लेते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, अगर बेटा मैं F2 निकालता हूं तो मुझे एक बात बताओ, ये है मेरा ब्लॉक, अब इसको पुश कर रहे हैं तो अब भी फ्रिक्शन, इसके कहां जाने की टेंडेंसी है, अप द इंक्लाइन, तो फ्रिक्शन का लग रहा होगा डाउन द इंक्लाइन। अगर ये मेरी F पुश है यानी कि मैं F2 की बात करूं तो फ्रिक्शन का लग रहा होगा मेरा डाउन द इंक्लाइन, फ्रिक्शन नॉर्मल वहीं, mg नीचे, एंगल कितना गिवन था भाई 45, तो ये लिख लो 45, ठीक है। ये भी कितना होने वाला है 45, ये कितना होने वाला है mg cos 45, ये कितना होने वाला है mg sin 45, फ्रिक्शन भी नीचे है। अब इक्वेशन क्या लिखने वाला हूं मैं, अब इक्वेशन लिखूंगा F2 के लिए, वो लिखने वाला हूं मैं क्या, F2 इक्वल्स टू, पुश करने की है, टेंडेंसी ऊपर जाने की है, फ्रिक्शन डाउनवर्ड है, पिछली बार फ्रिक्शन थी अप द इंक्लाइन, इस बार है डाउन द इंक्लाइन, फ्रिक्शन ने गेम बदला तो इक्वेशन में आया कुछ बदलाव, और बदलाव कैसा है, F2 विल बी इक्वल्स टू mg sin 45 प्लस फ्रिक्शन, अरे भाई फ्रिक्शन लिखना है म्यू एम जी कॉस 45, कोई शक ही नहीं है, तो मैं लिखने वाला हूं एम जी साइन 45 प्लस म्यू एम जी कॉस 45, और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं बेटा तो मेरा F2 का निकल के आ जाएगा एम जी बाय √2, और क्या बचने वाला है एम जी साइन 45 √2, 1/√2 नीचे आ गया, 1/√2 है मेरा, तो √2 नीचे आया, तो mg sin 45 mg बाय √2 प्लस म्यू mg बाय √2, mg बाय √2 बाहर आया, तो ये होने वाला मेरा 1 प्लस म्यू, ये हो गया मेरा 1 प्लस म्यू। तो मेरा F2 कितना आने वाला है बेटा यहां से, mg √2 1 प्लस म्यू, F2 बराबर था 2F1 के, F2 बराबर था 2F1 के, तो क्या लिख दूंगा mg √2 1 प्लस म्यू will be equals to 2 mg अपॉन √2, और ये कितना आने वाला है बेटा 1 माइनस म्यू। अब बताओ mg √2 से mg √2 गया, ये मेरा बच जाएगा 1 प्लस म्यू इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 म्यू, तो ये म्यू इधर आ जाएगा, 1 उधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 3 म्यू विल बी इक्वल्स टू 1, तो मेरा म्यू कितना आने वाला है बेटा मेरा 1/3, एंड 1/3 इज इक्वल्स टू 0.33, तो बेटा ये आ चुका है मेरा क्या, ये आ चुका है मेरा म्यू, और यही निकालना था। तो बेटा इस तरीके से हम लोगों ने ये जो हमारा क्वेश्चन था जिसके अंदर निकालना था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइंड प्लेन, वो निकाल लिया है, वो आया है मेरा 0.33 के बराबर, और आप देखेंगे 1 2 3 4 में से 1 वाला होता है मेरा करेक्ट। तो बेटा देखा क्वेश्चन की लैंग्वेज हमने सही से पकड़ी, और उस लैंग्वेज के ऊपर, या मैं कहूँ उस लैंग्वेज की बेसिस पे हमने एनालिसिस करा, हमने ये चेक करा कि भाई क्या सिचुएशन है, हमने इक्वेशंस लिखी, जो बोला गया था क्वेश्चन में उस डेटा का यूज में लिया, और इस तरीके से हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके मिल गया हमें आंसर। ऑलराइट बेटा, चलिए बेटा इसी के साथ में हुआ था वो क्वेश्चन खत्म, और ये होगा शुरुआत। अब एक बात बताओ, द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू स्लाइड डाउन 45 डिग्री रफ इंक्लाइंड प्लेन इज n टाइम्स as it takes to slide down a perfectly smooth 45 degree inclined plane, the coefficient of kinetic friction between the object and the inclined plane is। बेटा इसके अंदर इसने क्या बोला है कि रफ इंक्लाइंड प्लेन से अगर कोई मेरा ऑब्जेक्ट है वो रफ इंक्लाइंड प्लेन से स्लाइड डाउन होता है, तो जो उसने टाइम लिया वो n टाइम से, अगर वही हमारा इंक्लाइंड प्लेन स्मूथ होता तो ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दोनों के अंदर टाइम अलग अलग क्यों आया? अगर मैं बात करूं इंक्लाइंड प्लेन की, तो भैया इंक्लाइंड प्लेन है, रफ हो स्मूथ हो तो भाई इंक्लाइंड प्लेन अगर 5 सेंटीमीटर का फॉर एन एग्जांपल तो वो 5 सेंटीमीटर ही रहेगा।
वो कभी चेंज नहीं होने वाला, यानी कि s तो बराबर ही है, दोनों चले सेम डिस्टेंस, फिर भी टाइम में आया फर्क, तो टाइम में फर्क लाने वाला कौन? एक्सीलरेशन। क्योंकि अगर मैं देखूं तो स्मूथ पे कुछ अलग एक्सीलरेशन होगा और रफ इंक्लाइन के टाइम पे अलग एक्सीलरेशन होगा, और वही हमारा फर्क डालेगा। तो एक काम करते हैं, उसको हम थोड़ा सा देख लें। तो बेटा मैं इसको सॉल्व करता हूं। मैं सबसे पहले यहां पे बात करता हूं आपके साथ में स्मूथ की। तो एक बात बताओ, यहां पे आने वाला है मेरा नीचे mg, ये एंगल थीटा। तो एक बात बताओ, ये एंगल भी कितना होगा बेटा? थीटा। ये होने वाला है मेरा mg, क्या आता है भाई थीटा के साथ वाला? cos थीटा। और ये कितना होने वाला है बेटा? mg sin थीटा। ऊपर आने वाला है नॉर्मल। और अगर मुझे एक्सीलरेशन देखना है, इसका एक्सीलरेशन कुछ इस डायरेक्शन में, तो मैं बेटा क्या लिखता हूं? F इज इक्वल्स टू ma। तो भैया अगर मैं लिखूं यहां पे तो mg sin थीटा इक्वल्स टू m इंटू ए, m से m गया तो a कितना निकल के आ गया बेटा? a इज इक्वल्स टू g sin थीटा। ठीक है ना? अब मैं आगे चलता हूं। अगर मैं बात करता हूं बेटा, ये तो होगी स्मूथ की, लेकिन भाई रफ ने काम है बाकी, तो रफ की भी इच्छा पूरी करो। ये हो गया मेरा इधर रफ। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये बना देता हूं, ये एंगल मेरा थीटा है, तो मैं क्या लिखूंगा? ये मेरा ब्लॉक है, नीचे आने वाला है mg, ये एंगल थीटा, तो ये भी है थीटा, तो ये हो जाएगा मेरा mg cos थीटा। अरे भाई सिर्फ इतना नहीं, इधर क्या आने वाला है? mg sin थीटा। ऊपर आने वाला है मेरा नॉर्मल, पर ये है रफ, तो रफ है तो लाएगा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन लाएगा तो फ्रिक्शन लगा दो पीछे, और भैया फ्रिक्शन हुआ हमारा अब द इंक्लाइन। अब मुझे एक बात बताओ, इसका कुछ एक्सीलरेशन है a इधर, तो मैं अगर बोलूं तो एक्सीलरेशन a की मैं बात करने वाला हूं आपसे यहां पे, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू ma। यस। तो अगर मैं बात करूं तो mg, भाई फ्रिक्शन की वापस से बात आई है, फ्रिक्शन होता है मेरा म्यू एन के बराबर, n इज इक्वल्स टू mg cos थीटा है, ये तो आपको रट ही चुका होगा अब कि म्यू एन होता है फ्रिक्शन और n इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। तो भैया लिख दो यहां पे म्यू mg cos थीटा इज इक्वल्स टू m इंटू ए, m कटने वाला है, सिर्फ बचेगा a, विल बी इक्वल्स टू g साइन थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। एक्सीलरेशन आ गया। अब मैंने आपसे बोला था s हमारा सेम है, दोनों का इंक्लाइन प्लेन का सेम है, रफ हो या स्मूथ हो, ठीक है ना? s हमारा सेम है। तो एक बात बताओ, s इजिकल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाऊंगा तो यूटी जीरो, सिर्फ मैं क्या करने वाला हूं? हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s दोनों का सेम है, ut जीरो है, तो s दोनों का सेम है, तो s इजिकल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर बचेगा। तो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं भाई? हाफ ए, अगर मैं इसकी बात करूं ये स्मूथ है तो इसको ए एस बोल दो, और इसको ए आर बोल दो, रफ है तो ए एस टी का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू हाफ ए आर टी का स्क्वायर। और हमें क्या गिवन है? एन टाइम्स टाइम लेता है वो, ये स्मूथ ने अगर टी टाइम लिया है तो रफ लेगा एन टी, तो एन टी का स्क्वायर हो गया भाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हाफ से हाफ कट गया, ठीक है। अब टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर काट दोगे, एन स्क्वायर बचने वाला है बस। तो अगर मैं नीचे सॉल्व करूं तो एस क्या बचेगा मेरा? जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये क्या बचने वाला है भाई? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एन स्क्वायर। अच्छा थीटा कितना गिवन है? राइट डाउन 45 डिग्री, थीटा गिवन है 45 डिग्री, तो जी साइन 45 है, तो पहले तो जी 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 कैंसिल आउट कर दोगे, तो साइन 45 बचेगा। ये साइन थीटा कॉस थीटा दोनों 45 तो 1/√2 साइन थीटा, ये साइन 45 ये भी 1/√2, तो 1/√2 इज इक्वल्स टू 1/√2 कॉमन ले लोगे, तो मैं लिखने वाला हूं 1/√2 इज इक्वल्स टू 1/√2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा मेरा बेटा? 1 माइनस म्यू, और बाहर आ गया एन स्क्वायर। ये से ये कट गया। अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूं बेटा तो मैं 1 माइनस म्यू को लिखने वाला हूं 1 अपॉन एन स्क्वायर, और अगर मैंने ये लिख लिया बेटा तो मैं क्या लिखूंगा आगे? ये मेरा म्यू किसके बराबर हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर के बराबर, और निकालना यही था और हम निकाल चुके हैं, और हम देख चुके हैं कि फोर्थ वाला हमारा एकदम करेक्ट आ रहा है, तो करेक्ट आता है तो हमने इसको टिक कर दिया। तो देखा बेटा किस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व करा,
बहुत आराम से एन टाइम्स दिया हुआ था, इतनी सी बात थी, कर दिया सॉल्व, पा लिया आंसर। तो बेटा इसी के साथ में हमारा ये क्वेश्चन होता है खत्म। और बेटा मैं अगर आपसे बात करूं और मैं आता हूं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, द बॉडी स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकेंड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड द फ्लोर, द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज। क्या होगा मेरा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू? दिया क्या क्या है भाई, मास दिया हुआ है 10 kg, ठीक है, इनिशियल स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, स्टॉप्स हो रही है 5 सेकेंड में, तो टाइम कितना आ गया 5 सेकेंड, ठीक है ना। हमें क्या पता करना है, द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू? अच्छा मुझे एक बात बताओ, स्टॉप हो रही है यानी कि वी फाइनल कितना, तो अगर मैं देखूं v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगाऊं तो मुझे a मिल जाएगा, पर a मिलने का फायदा क्या होगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन के अलावा कोई और फोर्स के बारे में कुछ गिवन है क्या हमें क्वेश्चन में? नहीं, यानी कि बॉडी पे सिर्फ कौन सी फोर्स है, फ्रिक्शन, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो जो भी एक्सीलरेशन आने वाला है वो किसके कारण आने वाला है, फ्रिक्शन के कारण, और आने वाला है तो उसके अंदर a हमारे पास मिल जाएगा, m हमें पता है, mg हमें पता है, तो म्यू नहीं निकल जाएगा? सोचो, आपको मिल जाएगा आपके क्वेश्चन का जवाब। चलिए भाई आगे चलते हैं, तो मैं लिखने वाला हूं v फाइनल इज इक्वल टू v इनिशियल प्लस ut 80 प्लस 80 लिख देने वाला हूं मैं यहां पे। अगर मैं बात करूं तो v फाइनल कितना होने वाला है बेटा मेरा 0, v इनिशियल कितना था बेटा मेरा 20, तो अगर मैं देखूं तो 0 इज इक्वल्स टू 20, ठीक है ना, प्लस a, और t कितना है बेटा मेरा, t देखोगे आप कितना दे रखा है आपको 5 सेकेंड, तो a कितना निकल के आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं ये देखूं माइनस साइन क्या बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, वेलोसिटी इज इन पॉजिटिव, देयरफॉर एक्सीलरेशन इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव साइन शोज अस द डायरेक्शन, एक्सीलरेशन मिल चुका है। अब मुझे एक बात बताओ, जो भी इसके ऊपर कार्य होने वाला है एक्सीलरेशन का, वो किसके द्वारा होगा? फ्रिक्शन के कारण एक्सीलरेशन आया, ये काम फ्रिक्शन ने ही करा है। तो अगर मैं लिख दूं फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू ma, ठीक है, और अगर मैं यहां पे बना देता हूं, वो बॉडी ऑफ मास दे रखी है m, तो एक बात बताओ, ये मेरी बॉडी है, ऊपर आ रहा होगा नॉर्मल, नीचे आने वाला है मेरा mg, और पीछे आ रहा है मेरा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक्सीलरेशन देगा तो मैंने लिख दिया F इज इक्वल्स टू ma के थ्रू, फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू ma, ठीक है। a में निकाल के आ गया, m मुझे पता है, फ्रिक्शन क्या है बेटा मेरा, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं माइनस लगाऊंगा, तो ये लगा दिया माइनस, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। चलिए ये मेरी बात होगी, तो एक बात बताओ, फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू ma लिखा, ये हुआ मेरा माइनस लगा दिया मैंने पहले से ही, माइनस मैंने पहले से लगा दिया। फ्रिक्शन किसके बराबर है, म्यू mg के, तो मैं लिखूंगा म्यू mg, वाई बिकॉज फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू n इज इक्वल्स टू mg, म्यू mg इज इक्वल्स टू ma, भाई माइनस लगा रखा था यहाँ पे मैंने, तो एक बात बताओ, माइनस म्यू mg इज इक्वल्स टू m, a कितना है -4, एक बात बताओ, m से m चल गया, माइनस से माइनस गया, तो म्यू इज इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 4/g, और म्यू इज इक्वल्स टू कितना लिख दूंगा मैं 4/10, तो ये आने वाला है मेरा 0.4। तो आप देखेंगे बेटा जो मेरा फ्रिक्शन निकल के आया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की मैं बात करूं तो वो आया है 0.4 निकल के, देयरफॉर फोर्थ इज आवर करेक्ट आंसर। तो देखा बेटा इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से सॉल्व करा, बड़े ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, आंसर आपके पास रहेगा। तो चलिए बेटा इसी के साथ हम लोग आते हैं एक और सवाल पे, और वो मेरा सवाल है कुछ ऐसा, ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। शब्द याद रखने की जरूरत है बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी, शब्द याद रखा, कांस्टेंट वेलोसिटी, द एंगल मेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन विद हॉरिजॉन्टल इज थीटा, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द कांटेक्ट फोर्स विल बी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में जा रहा है, यानी कि अलोंग द इंक्लाइंड क्या है, एक्सीलरेशन नहीं है, एक्सीलरेशन 0, यानी कि f भी 0, f नेट इज इक्वल्स टू ma, यानी कि f नेट 0 होने वाला है मेरा। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं, ये मेरा इंक्लाइन है, इसके ऊपर ये मेरा रखा हुआ है बॉडी, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, ये एंगल गिवन है थीटा, ये आने वाला है बेटा मेरा mg, और अगर ये एंगल थीटा ये भी थीटा होगा, ये आने वाला है मेरा mg cos थीटा, और बेटा ये आने वाला है मेरा क्या, mg sin थीटा। अब एक बात बताओ, आपको और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी दिया हुआ है भाई। अब आप कहोगे सर कहां, भाई ये देखो ना क्या लिखा हुआ है, रफ इंक्लाइंड प्लेन, तो भैया ये फ्रिक्शन। भाई एक्सीलरेशन 0 है क्योंकि v कांस्टेंट है,
एक्सीलरेशन 0 मतलब एफ नेट 0, तो मैं अलोंग द इंक्लाइन एफ नेट 0 कर देता हूं, तो मैं लिखने वाला हूं एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू 0। तो मेरा फ्रिक्शन आ चुका है भाई एम जी साइन थीटा के बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल किसके बराबर है? नॉर्मल विल बी इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। फ्रिक्शन आ गया एम जी साइन थीटा, नॉर्मल आ गया मेरा एम जी कॉस थीटा। कॉन्टेक्ट फोर्सेस की बात करूं तो फ्रिक्शन और नॉर्मल ही मेरे कॉन्टेक्ट फोर्स होंगे। यस और नो भाई, फ्रिक्शन और नॉर्मल ही मेरे कॉन्टेक्ट फोर्स होंगे। और अगर मैं बात करूं, मैं अलोंग द इंक्लाइन मान लेता हूं आई कैप, और इधर मान लेता हूं मैं जे कैप। और अगर मैं आई जे की फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिखने वाला हूं? फ्रिक्शन के लिए लिखने वाला हूं मैं एम जी साइन थीटा। फ्रिक्शन के लिए क्या लिखूंगा भाई? मेरा एफ कॉन्टेक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो मैं लिखूंगा एम जी साइन थीटा आई कैप प्लस नॉर्मल की बात करूं तो मैं लिखने वाला हूं एम जी कॉस थीटा जे कैप। और अगर मैंने ये कर दिया और मेरे से पूछ लिया मैग्नीट्यूड, तो मैं मैग्नीट्यूड क्या लिख दूंगा भाई? कॉन्टेक्ट फोर्सेस का अंडर रूट में एम जी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस एम जी कॉस थीटा का स्क्वायर। भाई एक बात बताओ, एम जी बाहर ले लूंगा तो एम जी स्क्वायर रूट एम जी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो होता है 1, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं यहां से मैग्नीट्यूड की बात कर देता हूं मैं, तो वो क्या होता है मेरा 1। तो एम जी आ गया बाहर, तो एम जी रूट 1 बचा। तो एम जी रूट 1 बचने वाला है मेरा खाली, क्योंकि एम जी जैसे ही बाहर लूंगा अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो होता है 1। तो एम जी रूट 1 बचा, रूट 1 आजकल 1 ही होता है। तो आपका निकल के क्या आया है? कॉन्टेक्ट फोर्स एम जी। मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स क्या निकल के आ गया बेटा मेरा? एम जी। तो देखा, हमने सिर्फ एक शब्द को पकड़ा, दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी, और उसको पकड़ के हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, और क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर भी पा लिया, और आंसर पा के हमने करेक्ट कर दिया है टिक, जो कि हमारा ए, या मैं कहूं फर्स्ट वाला। चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ में हमारा ये क्वेश्चन भी होता है खत्म। और बेटा सिर्फ क्वेश्चन नहीं, हमारा आज का सेशन भी यहाँ पे एंड होता है। स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करे हैं जेईई मेंस पीवाईक्यू सीरीज उड़ान के अंदर एनएलएम एंड फ्रिक्शन के क्वेश्चंस जो कि आए हुए हमारे जेईई मेंस में। और स्टूडेंट्स, जाने से पहले एक बात और करनी है, यहाँ पे लिखी हुई है, वो ये है, इट इज नथिंग टू बी फियर्ड, जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हमें डरना है, हमें सिर्फ उस चीज को समझना है। यानी कि मैं कहूं आपके एग्जाम से रिलेट करके, तो हमें एग्जाम से डरने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये समझने की जरूरत है कि एग्जाम को अगर हमें क्रैक करना है तो हमें चाहिए कि मेहनत, और वो मेहनत हमें करनी है, और हमें जी तोड़ मेहनत करनी है उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और अगर हमने ये समझ लिया तो हमें एग्जाम के अंदर क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। स्टूडेंट्स, इसी के साथ में ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स आप लोगों को, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें एग्जाम की। आई होप इस सेशन से, या मैं कहूं ये जो सीरीज लेके आया एलन उड़ान सीरीज, इससे आपको बहुत फायदा हो रहा होगा, और आप बहुत अच्छी तरीके से इस सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे, और आप आगे भी इसे फॉलो करते रहिएगा, क्योंकि इससे आप लोगों का बहुत फायदा है। थैंक यू।